एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान के मलबे से आज सुरक्षा अधिकारियों को एक बड़ी सफलता मिली। अभी तक सवाल पूछे जा रहे थे कि ड्रीम लाइनर कैसे गिर गया, एयर इंडिया का विमान कैसे क्रैश हो गया, महज 1 मिनट के अंदर कैसे क्रैश हो गया। क्या वाकई इसमें कोई तकनीकी फॉल्ट है या पायलट की गलती है या फिर इसमें कोई साजिश की गई है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी कहानियां आपको बताई होंगी, लेकिन अब सारी कहानियों को आप किनारे रख दीजिए और अब सच सामने आएगा। क्यों सच सामने आएगा? क्योंकि एयर इंडिया विमान के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कहने के लिए नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन यह होता ऑरेंज कलर का है। यह ब्लैक बॉक्स क्या होता है आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ये विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश होने से लेकर के और अभी तक 24 घंटे के अंदर जिस तरह की धारणाएं, जिस तरह की अलग अलग थ्योरी वो निकल करके सामने आई है, उसके बाद में ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद जरूरी था। क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि उस विमान के बारे में, उसकी दुर्घटना के बारे में, कैसे ये विमान क्रैश हुआ, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस विमान के क्रैश होने के बाद में इसमें सवार 242 में से 241 आदमी मारे गए। एक आदमी जो जिंदा बचा है, सिर्फ इकलौता आदमी, रमेश विश्वास कुमार, वो आदमी कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो विमान के बारे में सब कुछ बता सके। और जब कोई एक आदमी या 2 आदमी जब जिंदा बचते हैं तो उनकी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। क्योंकि जो आदमी देखता है, सोचता है, समझता है, जरूरी नहीं कि वही बात हुई होगी। हो सकता है कि कुछ और बात हुई हो और वो आदमी कुछ और चीज सोच रहा, कुछ और चीज देख रहा हो। तो ऐसे में ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद जरूरी था। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में अब इन सारे सवालों के उत्तर मिल पाएंगे कि आखिरकार प्लेन क्यों क्रैश हुआ। सबसे पहले जरा एक बार ये वीडियो देखिए। ये प्लेन क्रैश होने से पहले का आखिरी लाइव वीडियो था, जिसके अनुसार महज 1 मिनट के अंदर अंदर विमान टेक ऑफ होने के बाद वापसी दोबारा जमीन पर आ गया और विमान जमीन पर गिरते ही क्रैश हो गया। इस एक वीडियो ने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि आखिरकार इतना बड़ा विमान और अपने टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे क्रैश हो सकता है। इसको लेकर के जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारी अलग अलग थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। कल भी मैंने कई थ्योरी आपको बताई थी और जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि विमान ने पूरा रनवे पर चक्कर नहीं लगाया हो या पूरी स्पीड नहीं पकड़ी हो। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स में सब कुछ होता है। विमान कितनी देर तक रनवे पर चला है, कितनी हाइट पर था, आखिरकार वजह क्या थी, पायलट की गलती थी, फ्यूल जो है नहीं पहुंच पा रहा था कल, क्योंकि ये भी बात कही गई थी कि 43 डिग्री इस वक्त में अहमदाबाद का टेम्परेचर है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो फ्यूल है वो हल्का हो गया हो, हवा बहुत हल्की हो जाती गर्म होकर के। तो ये सारी कहानियां जो अभी तक हमने सुनी थी, अब सच्चाई क्या है इससे पर्दा हटना बाकी है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, मिल गया है, लेकिन आखिरकार आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री बोली ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि वायरल हो रहा वीडियो DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का नहीं है। असली ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है और उसे बरामद कर लिया गया है। AAIB ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार के 40 से ज़्यादा अफसरों ने मौके पर पहुंच करके नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम के साथ में जांच में सहयोग किया है। अभी तक बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी और अब खुद मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो असली नहीं है, असली ब्लैक बॉक्स वहां पर मिल गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल अब यही है आपके जहन में, तो इसका जवाब जान लीजिए। विमान में 2 तरह के ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक होता है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। यह विमान के तकनीकी डाटा को रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की स्थिति, रफ्तार, ऊंचाई, फ्लैप्स की पोजीशन और विमान का झुकाव, पिच, रोल और अन्य सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं।
यह आमतौर पर 25 घंटे तक की उड़ान को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी पंख जो है वो हवाई जहाज के खुले थे या नहीं खुले थे, रनवे पर क्या स्पीड थी, क्या रनवे पर प्रॉपर स्पीड जितनी चाहिए हवाई जहाज को वो स्पीड थी या नहीं थी, या हवाई जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था तो उस वक्त में क्या स्पीड थी, क्या हवाई जहाज जो सीधा ऊपर जाता है एक बार, क्या वो सीधा ऊपर नहीं जा पाया था, क्या हवाई जहाज जो है वो अपनी ऊंचाई उसकी कम रह गई थी। सारे सवाल इस ब्लैक बॉक्स में होते हैं, जिसको FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। दूसरा होता है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह कॉकपिट में पायलट और को पायलट की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में संवाद और कॉकपिट की हर आवाज को रिकॉर्ड करता है। इसकी रिकॉर्डिंग आखिरी 2 घंटे की होती है। इसमें हादसे से ठीक पहले पायलट की बातचीत समझ में आती है। कल ये बात कही गई थी कि पायलट ने, और पायलट जिसमें उनके पास में सबसे ज़्यादा अनुभव था 8800 घंटे का अनुभव था, और दूसरे जो को पायलट थे उनके पास में 1100 घंटे का अनुभव था। काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर पायलट थे, और ये कहा गया कि पायलट सिर्फ इतना ही मैसेज दे पाया, मेडे मेडे मेडे। मेडे का मतलब ये है कि हम बहुत इमरजेंसी वाली हालात में फंस गए हैं और हमें मदद चाहिए, तुरंत मदद चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी 1.5 मिनट तक दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। क्या जब रनवे से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली थी तो क्या रनवे को लेकर के दोनों के बीच में बात हो रही थी, क्या स्पीड को लेकर के बात हो रही थी। तमाम जो अलग अलग मीटर्स लगे होते हैं कॉकपिट के अंदर केबिन में, उसमें वो टेम्परेचर, हवा का मेजरमेंट, ये सब चीज़ें जो देखते हैं, तो क्या दोनों पायलट एक दूसरे को बता रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है, तो क्या प्लेन को टेक ऑफ नहीं करवाना चाहिए था। ये सारे सवाल हैं। अंदर बात क्या हो रही थी, जो पायलट थे वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे विशेषज्ञ होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, दोबारा से जो है उसको घुमा देना चाहिए था, दोबारा एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करवानी चाहिए थी। बहुत सारी बातें कही जा रही होंगी। या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अहमदाबाद से जो है वो जब टेक ऑफ किया था तो उसको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए थी, किसी और दिशा में जो है अपनी फ्लाइट को मोड़ते। तो ये सारी जो बातचीत है, जो उनके पास में ऑप्शन अवेलेबल थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया होगा कि अब ये प्लेन गिरने वाला है, तभी पायलट ने इस बिल्डिंग को शायद चुना होगा कि इस बिल्डिंग में जाकर के अगर ये प्लेन अटक जाएगा तो हो सकता है कि कम लोग मारे जाएं, अगर दूसरी तरफ और प्लेन अगर जाता है तो बहुत सारे लोग मारे जाने की संभावना हो सकती है। तो दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही होगी, उस बातचीत को भी वो CVR के अंदर रिकॉर्ड में रखा जाता है, वो भी मिल गया है। अब विमान क्रैश की जांच कैसे होती है, पूरा प्रोसीजर क्या है, इस बात को समझिए। फेज 1 यानी मलबे की घेराबंदी, फील्ड की जांच और क्रैश साइट को सील किया जाता है। जो मलबा इस वक्त में अभी वहां पर पड़ा हुआ है, उस मलबे को सुरक्षित किया जाता है, उस मलबे में किसी प्रकार की चोरी ना हो, उस मलबे में से कोई जरूरी चीज वो मिस नहीं कर दी जाए, इस बात का ख्याल जो रखा जाता है, ताकि एक एक चीज, एक एक सैंपल, उससे सच्चाई सामने आ सके। फेज 2 ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया जाता है। ब्लैक बॉक्स को विशेष लैब में भेजा जाता है, जैसे DGCA, AAIB या FAA में भेजा जाता है, और डेटा को डिकोड किया जाता है, और कई बार और देखा जाता है कि विमान में क्या तकनीकी खराबी आई थी या मानवीय भूल थी। यानी पूरी पहले जो है प्रक्रिया यही है कि पहले मलबे को इकट्ठा करो, मलबे को जो है वो सुरक्षित रखो, और उसमें से ब्लैक बॉक्स निकाल करके जांच के लिए आप भेज दीजिए। इसके बाद में तीसरा चरण होता है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और CCTV की रिकॉर्डिंग। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो रिकॉर्डिंग की समीक्षा होती है। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज, रडार डेटा और मौसम रिपोर्ट भी इसमें शामिल होते हैं। चौथा चरण इसमें यह होता है जिसमें पायलट, क्रू और ग्राउंड स्टाफ की जांच की जाती है, यदि अगर उनमें से वो जिंदा बचे हों तब। यदि कोई क्रू सदस्य जीवित होता है तो उसका बयान लिया जाता है। इंजीनियरिंग लॉग्स और रख रखाव का रिकॉर्ड देखा जाता है। मतलब अगर आदमी जिंदा है तो आदमी से भी बात करेंगे, लेकिन अगर आदमी जिंदा नहीं है तो फिर पूरी तरह से मशीनों पर ही निर्भर हो जाती है जांच। और यहाँ तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा, सारे क्रू मेंबर मर गए, सिर्फ इकलौता एक शख्स बचा है, रमेश विश्वास कुमार। खैर उससे भी पूछताछ जरूर होगी। इसके बाद में पांचवा चरण होता है जहां पर प्रारंभिक रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट आती हैं। 30 से 90 दिनों के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट आती है। फाइनल रिपोर्ट में विस्तृत निष्कर्ष
और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें होती हैं। ब्लैक बॉक्स खास क्यों होता है, अहम क्यों होता है, अब जरा इस बात को समझिए। इससे पता चलता है कि यह हादसा तकनीकी गलती से हुआ है या मानवीय भूल से हुआ है। इसमें एयरलाइन, एटीसी और एविएशन इंडस्ट्री अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी अपडेट करती है। मतलब क्या कमी रह गई, इस चीज़ को जो देखा जाता है। देखिए, आज बहुत बड़ा बाजार है एविएशन का, और आज बहुत सारे कस्टमर हैं। आप और हम लोग जो है उनके लिए सिर्फ कस्टमर हैं। और जाहिर सी बात है, ये बात सही है कि फ़्लाइट का ऑप्शन नहीं है। मतलब कि आप अगर रेल में आपको डर लगता है तो आप सड़क से अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ़्लाइट से डर लगता है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ़्लाइट का ऑप्शन फ़्लाइट ही है, या फिर आप चार्टर्ड प्लेन खरीदिए, लेकिन वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो ये कंपनियां हैं, फ्लाइट चलाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में, तकनीकी खामियां पता चलने के बाद में, वो अपने आप को दुरुस्त करते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, किस प्रकार का दिखता है, इस बात को समझिए। ब्लैक बॉक्स असल में चमकदार नारंगी रंग का होता है ताकि वह क्रैश में आसानी से दिखाई दे। उस पर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स और फ्लाइट रिकॉर्डर, डू नॉट ओपन जैसे लेबल लगे होते हैं। इसका आकार लगभग छोटे जूते के डिब्बे के जितना होता है और वजन करीब 4 से 5 किलोग्राम होता है। यह सिलेंडर नुमा या बॉक्स नुमा भी हो सकता है, जो डिज़ाइन पर निर्भर करता है। ब्लैक बॉक्स को बहुत कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए बनाया जाता है। इनमें बाहरी परतें इनसे बनी होती हैं जिसमें टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील और हाई टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल होता है। मतलब ब्लैक बॉक्स को जो है वो ऐसा बनाया जाता है कि वो आग में भी जले नहीं। और कितने टेम्परेचर तक, आगे आपको बताता हूँ। या उस पर अगर वजन पड़े, फ्लाइट का मलबा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो कि उसका कचुम्बर निकल गया। जैसे मान लीजिए कि मेरे इस फ़ोन में सारा डाटा है, लेकिन मेरा फ़ोन आग में जल सकता है, राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरे फ़ोन पर अगर आप रोड रोलर फेर दें तो इसका पुर्जा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें से आप क्या डाटा निकालेंगे। लेकिन ब्लैक बॉक्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स पर आप एक बड़ी सीमा तक अगर आप वजन डालते हैं तब भी कुछ नहीं होता है, पानी में अगर उसको डाल दे तब भी कुछ नहीं होता है, वो खुद से सिग्नल भेजता है। ब्लैक बॉक्स की कैपेसिटी क्या क्या है, यह क्या क्या सहन कर सकता है, इस बात को देखिए। 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकता है, जिससे आग लगती है उससे ज़्यादा 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। यानी कई बार हम देखते हैं आग लगने की वजह से लोहा भी जल जाता है, लोहा भी जल करके राख हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के जो लोहा होता है बाहर का, वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसमें 3400 जी तक की ताकत को झेल सकता है, यानी तेज टक्कर का डेटा भी सुरक्षित रहता है। इसमें 20,000 फीट पानी के नीचे भी दबाव में इसकी संरचना बनी रहती है। इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी होता है, जो पानी में गिरने पर भी 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। मतलब आप एक चीज़ को और समझिए, आप जो है अगर पानी के बहुत नीचे गहराई में अगर किसी चीज़ को लेकर के जाते तो पानी के दबाव से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फट जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसको 20,000 मीटर तक की अगर हाइट पे आप नीचे लेकर के जाते हैं तब भी ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता है। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में ये सारी जानकारियां हैं, और अब ब्लैक बॉक्स के सहारे ही पर्दा उठेगा। ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्लैक बॉक्स कहा जाता था, जहां अंदर क्या है ये सिर्फ विशेषज्ञ जानते थे। असल में यह नारंगी इसलिए रखा जाता है ताकि मलबे के अंदर इसको खोज पाना आसान हो जाए। मतलब जैसे कि कहते थे कि भाई अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये तो भूतिया बंगला है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था, इसके बारे में तो विशेषज्ञ जानते थे, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। अब सवाल यही है कि किस प्रकार से जो है वो जांच इसके आगे बढ़ती है, कितने दिनों में जांच इसके सामने आती है, और जांच के बाद में जो सारे सवाल इस वक्त में देश के लोगों के मन में हैं, या ख़ास तौर पर सिविल एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के मन में है, तभी वो साफ हो पाएगा कि ये प्लेन आखिरकार क्रैश क्यों हुआ। क्या इसके पीछे वजह थी, मानवीय गलती थी, या फिर कोई शरारत थी, या किसी की साजिश थी, षड्यंत्र था, क्या था, ये बाद में ही पता चल पाएगा। और दूसरी एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसमें सरकार की तरफ से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI
171 के क्रैश के बाद में DGCA ने बोइंग 787 और 788 और 7889 विमानों के सख्त सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 जून 2025 से सभी फ्लाइट्स की एक बार विशेष जांच की जाएगी, जिसमें फ्यूल, हाइड्रोलिक इंजन कंट्रोल और एयर कंप्रेसर टेक ऑफ पैरामीटर्स की जांच शामिल है। ट्रांजिट जांच में फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन भी अनिवार्य किया गया है। 2 हफ्तों में पावर एश्योरेंस चेक अनिवार्य होंगे। बीते 15 दिनों की तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर मरम्मत पूरी की जाएगी। जांच DGCA को सबमिट की जाएगी, उसको सौंपी जाएगी। ये बात सही है कि बड़े बड़े हादसों के बाद में ही सरकारों की नींद टूटती है, लेकिन अब क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के बाद में मोदी सरकार एक्शन में आएगी और क्या मोदी सरकार प्रेशर बनाएगी तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो जल्द से जल्द इसकी जांच करें और उसके बाद में जो जरूरी है वो सख्त एक्शन लिए जाए। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।